चलिए प्यारे बच्चों, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने क्लास 10th का जो मॉडल पेपर अपनी वेबसाइट पर डाला है उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो यह हम साइंस के पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कितने मार्क पर्सन आते हैं। तो 30% यहाँ पर इन्वॉल्व किए गए हैं और जो आपका समय है वो ध्यान रखें 3 घंटे 15 मिनट। तो समय के बारे में आपको अवश्य यह ध्यान रखना है कि आपको यथा समय 2-3 मॉडल पेपर या विद्यालय द्वारा आप 1-2 प्री बोर्ड के पेपर दे दें, जिससे आप अपनी तय सीमा के अंदर पेपर सोल्व कर लें। कई बार हमने देखा है कि बच्चों को बहुत कुछ आता है, लेकिन वो क्या करते हैं कि इन पेपर में अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग यानी समय के अभाव से वो पूरे पेपर को नहीं कर पाते। तो प्यारे बच्चों, सपोज कीजिए आपने इसमें ये जो 80 नंबर का जो पेपर है, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन को जूम करके। चलिए स्क्रीन को जूम करते हैं। ये 80 नंबर का पेपर है। तो अब आपके क्या होता है, आप यहाँ पे गलती क्या कर पाते हैं वो सोचिए। आप मान लीजिए, सपोज कीजिए आपने 60 नंबर का जो हैं वो प्रश्न के हैं सोल्व किए। कितने नंबर के प्रश्न सोल्व किए प्यारे बच्चों? आपने जो 60 नंबर के प्रश्न सोल्व किए, तो पूरे राजस्थान में ये पेपर आप लोगों के 80 नंबर का था, लेकिन आपके यह पेपर आपकी गलतियों से 60 नंबर का हो गया। तो सबसे पहले यह यथा प्रयास करें कि आप तय सीमा के अंदर पूरा का पूरा पेपर 80 नंबर का सोल्व करने का प्रयास करें। यह न्यू कंसेप्ट क्लासेज आपको पूरे के पूरे आइडिया बताएगा कि आप तय सीमा में किस प्रकार से पेपर को सोल्व कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्नों को एक एक क्रम वाइज दोहराने का प्रयास करते हैं। तो पहला जो हमारा प्रश्न है इस प्रकार से है, और अब जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है आपके समय का। समय यहाँ पे 3 घंटा 15 मिनट है। तो यहाँ पर यह 3 घंटा 15 मिनट नहीं मानकर आप ये चलें, मेरे लिए जो समय है वो 3 घंटे का है। कितने घंटे का है प्यारे बच्चों? 3 घंटे का। क्या कर सकते हैं इसमें? आपके जो 15 मिनट हैं वो आपके रोल नंबर्स, आपकी निजी जानकारी कॉपी में भरने के लिए हैं, और एंड में आप 5 या 7 मिनट से बचा कर रखें, जिससे एक बार आप अपनी कॉपी में लिखे हुए तमाम प्रश्न और उत्तर को रिवाइज कर सके कि मैंने प्रश्न क्रमांक कहीं सही लगाया है या गलत। कई बार आप क्या करते हैं, जल्दीबाजी में एक ही प्रश्न को 2 अलग अलग प्रश्नों को प्रश्न क्रमांक समान दे देते हैं, जिससे एग्जामिनर ये कंफ्यूज में आ जाता है कि ये प्रश्न का आंसर किसका है। तो वो नुकसान प्यारे बच्चों किसका होगा? आपका। तो इस प्रकार आप धैर्य से परीक्षा दें, और हर प्रश्न को जब आप पूरे कर लें तो आपके पास इतने समय बचना चाहिए कि एक बार आप कॉपी का पुनः रिवीजन कर सके। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रश्न की ओर, पहला प्रश्न इस प्रकार से है। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो डाला पेपर है उनमें न्यू कंसेप्ट क्लासेज इसका पूरा पोस्टमार्टम करने का प्रयास करेगा, जिससे आपके तमाम प्रश्न हैं वो 12 प्रश्न ऑब्जेक्टिव हैं। उनमें लगभग आपके अधिकांश प्रश्न हैं वो एग्जाम में आने की यथा संभावना है। यदि ये प्रश्न आपके मेंस एग्जाम में आते हैं तो ये मात्र संयोग कहा जाएगा। चलिए पहला प्रश्न इस प्रकार से है प्यारे बच्चों कि मानव के फुफ्फुस फेफड़े किस तंत्र का भाग हैं? पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, परिसंचरण। द लंग्स इन ह्यूमन बींग्स आर पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर न्यूट्रिशन, एक्सक्रेशंस एंड रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। तो चलिए इस प्रश्न को हम किस प्रकार से इस प्रश्न के आंसर जो हैं वो श्वसन होगा। पहला कंसेप्ट इस प्रश्न के आंसर के हिसाब से आंसर ये हो गया। अब यहाँ पर जो एग्जामिनर हैं वो किस प्रकार प्रश्न रिपीट कर सकता है? यहाँ पे ये कह सकता है कि फेफड़ों की जो हैं वो क्रियात्मक इकाई कौन सी है, अर्थात संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कौन सी है। तो यहाँ पर जो संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होगी वो यहाँ पर एलोवेली होगी। एलोवेली इसको अंग्रेजी में कहा जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं कूपिकाई। प्यारे बच्चों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या हो जाती है? कूपिका हो जाती है। यह प्रश्न इस प्रकार रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है उसके बारे में है कि
उत्सर्जन से क्या आ सकता है? उत्सर्जन से आ सकता है नेफ्रॉन, यानी उत्सर्जन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है? नेफ्रॉन होती है। तो यानी उत्सर्जन कोशिकाएं हैं जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट है श्वसन। श्वसन में हमारे पास में अभी फेफड़ों से हो गया। परिसंचरण में आ सकता है रक्त है, यानी जो हृदय हैं वो किस परिसंचरण तंत्र का भाग है? तो यहां हो जाएगा रक्त परिसंचरण तंत्र का, अर्थात ब्लड सर्कुलेशन का। पोषण के अंतर्गत क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? यहां पर पोषण में आपको कह सकता है कि आमाशय किस तंत्र का भाग है? तो यहां पे हम कह सकते हैं पाचन तंत्र का। तो यहां पर जो फुसफुस है वो परिसंचरण में तो ये तमाम आते हैं, उत्सर्जन आते हैं और परिसंचरण आते हैं, लेकिन यहां पे फेफड़ों का दिया है तो श्वसन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? यानी प्रश्न किस प्रकार से है? निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? एमंग द फ्लोइंग विच इज द प्लांट हार्मोन? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन और ऑक्जिन। तो चलिए यहां पर हम अपनी तरफ से लगा देते हैं ऑक्जिन। यह इंसुलिन का काम क्या होता है? सबसे पहले चलिए एक एक का हम समझने का प्रयास करते हैं जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। इंसुलिन प्यारे बच्चों, इंसुलिन एक्चुअल में होता क्या है कि मान लीजिए, सपोज कीजिए ये मेरे पास में ब्लड है, ये रक्त है, और ये मेरे पास में प्यारे बच्चों क्या है? लीवर है। क्या है? लीवर, यकृत, जिसको हम यकृत कहते हैं। ये इंसुलिन क्या करता है? रक्त में जो प्यारे बच्चों ग्लूकोज होता है, क्या होता है? ग्लूकोज, इसको यह ग्लाइकोजन में बदलता है, ग्लाइकोजन में, यानी ग्लाइकोजन फिर यकृत में चला जाता है, संग्रहित हो जाता है। तो यहां आप समझ गए होंगे, रक्त में उपस्थित ग्लूकोज को इंसुलिन ग्लाइकोजन में बदलता है, ये ग्लाइकोजन यकृत में संग्रहित हो जाता है। यदि इंसुलिन ना हो तो क्या होगा? तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाएगा, जिससे हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाएगी, जिससे बीमारी को मधुमेह या हम डायबिटीज कहते हैं। तो यहां पर आप समझ गए होंगे, इंसुलिन जो काम करता है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। और यहां पर यह प्रश्न यह भी आ सकता है, इंसुलिन का स्त्रावण किसके द्वारा होता है? तो प्यारे बच्चों, इंसुलिन का जो स्त्रावण है वो होगा, जो हमारा अग्नाशय है उसमें लैंगरहैंस की जो बीटा कोशिका होती है, बीटा सेल्स होती है, उसके द्वारा इंसुलिन का स्त्रावण होता है। अब चलते हैं थायरोक्सिन हार्मोन का पोस्टमार्टम करने के लिए। थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए प्यारे बच्चों एक जरूरी तत्व होता है, वो होता है आयोडीन। ये हमारे क्या करते हैं? थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होते हैं। और ये थायरोक्सिन हार्मोन जब हैं, इनकी जो कमी से गलगंड रोग हो जाता है, यानी हम कहें कि हमारा गला है वो फूल जाता है, घेंगा रोग हो जाता है, गाइटर रोग डिजीज, इसकी जो डिफिशियंसी है, कमी से होता है। एस्ट्रोजन जो हार्मोन होते हैं वो फीमेल में जो महिलाएं होती है या लड़कियां होती है, उनके अंदर प्यारे बच्चों ये क्या करता है कि प्राथमिक लैंगिक जो लक्षण है उसके लिए उत्तरदायी होता है। ऑक्जिन जो हार्मोन है, ऑक्जिन हार्मोन क्या करता है प्यारे बच्चों? ये जो प्लांट होगा इसके शीर्ष पर यह ऑक्जिन हार्मोन पाया जाएगा। ये ऑक्जिन हार्मोन जो है पादप के शीर्ष पर, ये पादप की वृद्धि में सहायक है। अक्सर यदि आप इस पादप के इस भाग को क्या कर देते हैं? काट देते हैं, तो ये पादप ऊपर वृद्धि नहीं करके फैलने लगता है दिशाओं में। तो आपने अक्सर देखा होगा, माली अपनी झाड़ियों के ऊपर वाले पोर्शन को काटता है जिससे ये झाड़ियां फैलने लग जाती है। तो ऑक्जिन हार्मोन है, ये पादप के शीर्ष भाग में पाया जाता है, जो क्या करता है प्यारी बच्चों? पादप की लंबाई में वृद्धि करता है। चलिए यह कंसेप्ट आपका न्यू कंसेप्ट क्लासेज के माध्यम से हल हो गया होगा। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से वैज्ञानिक को आनुवंशिकता का जनक कहते हैं? बेटसन, मेंडल, मॉर्गन और मेडलिफ। विच साइंटिस्ट इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स? बेटसन, मेंडल, मॉर्गन और मेडलिफ। तो यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, जो आनुवंशिकता के जो जनक है प्यारे बच्चों, वो गिगोर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इन्होंने आनुवंशिकता के 3 नियम दिए थे, 1, 2 और 3।
तीन नियम क्या थे? यानी हम कह सकते हैं पप्पू शर, शर पप्पू आज नहीं आया। यह तीन नियम थे। प का मतलब है प्रभाविकता का नियम, पू का मतलब है पृथक्करण का नियम, से का मतलब है स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। तो चलिए, एक ही ट्रिक के अंदर आपने मेडल के तमाम जो फैक्ट हैं वो समझ गए होंगे। प्रभाविकता का नियम, डोमेन्स का नियम जो है, सेग्रेशन का नियम, पृथक्करण का नियम, एंड थर्ड जो है वो है स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यवन का नियम किसने दिया था? मेडल ने दिया था। इसलिए इसे आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने आनुवंशिकता की नींव रखी थी। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में आता है, निम्न में से किस रसायन का उपयोग फोटोग्राफी में होता है? सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, बेकिंग सोडा। विच केमिकल यूज्ड इन फोटोग्राफी? सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा। चलिए, इस प्रश्न का हम पोस्टमार्टम न्यू कंसेप्ट क्लासेज के माध्यम से करते हैं। प्यारे बच्चों, यहां पर सबसे पहले यह देखना है सिल्वर ब्रोमाइड का सूत्र क्या होता है? AgBr। सोडियम क्लोराइड का क्या होता है? NaCl, यानी इसे खाने का नमक भी कहा जाता है, खनिज नमक भी कहा जाता है। जब इसमें हमारी जो ये नमक में अपद्रव्य अशुद्धियां मिली होती है तो ये नमक भूरे रंग का होता है, इसीलिए इसे खनिज नमक कहते हैं। अमोनियम क्लोराइड, प्यारे बच्चों, अमोनियम क्लोराइड का जो सूत्र होगा वो NH4Cl होगा। इसमें उद्रोपातन का गुण पाया जाता है, अर्थात सब्लिमेशन का गुण पाया जाता है। चलिए, बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। अब यहां प्रश्न है, फोटोग्राफिक में किसका उपयोग होता है? तो फोटोग्राफिक में चलिए किसका उपयोग होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का होता है। प्यारे बच्चों, यहां पर जो AgBr हैं ये 2 AgBr काम में लेंगे और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में रिएक्शन होती है, 2Ag बनता है प्लस Br2 बनता है। यानी यह प्रकाश वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। परीक्षा में इस प्रकार से भी आ सकता है। प्रकाश वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर व ब्रोमाइड में टूटना या अपघटन होना, सिल्वर ब्रोमाइड का उदाहरण है। यहां पर नेक्स्ट एक प्रश्न इस प्रकार से भी रिपीट हो सकता है, बेकिंग सोडा को बनाने के लिए कौन से कच्चे पदार्थ काम में लिए जाते हैं? तो प्यारे बच्चों, यह ध्यान रखें, अमोनिया इसमें काम में होगा, यानी अमोनिया और NaCl नमक काम में आएगा, H2O काम में आएगा, प्लस CO2 काम में आएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बेकिंग सोडा बनाने के लिए कौन से कच्चे पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो हम कह सकते हैं बेकिंग सोडे का सूत्र होता है, प्यारी बच्चों, HCO3। चलिए, इसी सूत्र से हम कच्चे पदार्थ निकालते हैं। सबसे पहली बात, CO2 जब है, CO3 है, कार्बोनेट है, तो CO2 देगी, तो CO2 काम में आएगा कच्चा पदार्थ। H है और ये ऑक्सीजन इसके साथ में मिलके क्या बनाता है? H2O, तो H2O काम में आता है। Na है प्यारे बच्चों, तो NaCl काम में आएगा। और Na में दो अंशर हैं तो दो प्रकार के यौगिक आएंगे, एक NaCl काम में आएगा, एक प्यारे बच्चों अमोनिया काम में आएगा। तो समझ गए होंगे, कच्चे पदार्थ के रूप में अमोनिया, CO2, H2O और NaCl का उपयोग बेकिंग सोडा बनाने में किया जाता है। चलिए, न्यू कंसेप्ट क्लासेज का यदि आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे आपके 10th क्लास में जितने भी अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका पूरी तरह से पोस्टमार्टम करके आपके पास भेज दिया जाएगा, जिससे आपके नंबर्स आने में और अच्छे मार्क्स प्राप्त करने में सहयोग करेगा। तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें, आगे भी शेयर करते रहें। नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, विच इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए, इसको सोल्व करते हैं। ये प्यारे बच्चों, ये CuSO4 कैल्शियम जो सल्फेट H2 है, ये प्रश्न है जिप्सम का फॉर्मूला है। किसका है? जिप्सम का। और ये CuSO4 H2O, इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट या अर्ध हाइड्रेट भी इसे कहा जाता है। ये जो है POP का है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है। और ये बनता कैसे है प्यारे बच्चों? जब मैं जिप्सम को गर्म करूंगा, यानी 343 केल्विन के ऊपर इसको जब मैं गर्म करूंगा, तो प्यारे बच्चों ये ध्यान रखें,
इसमें से डेड H2O अणु बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? डेड H2O का अणु बाहर निकल जाएगा और हमें POP प्राप्त होगा। अर्थात जिप्सम को जब आप गर्म करते हैं तो डेड H2O अणु बाहर निकलने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब आप वापस जल डाल देते हैं, डेड H2O से रिएक्शन कर लेता है तो जिप्सम बनता है। इसीलिए POP को नमी से दूर रखा जाता है, क्योंकि नमी यदि इसके संपर्क में आती है तो यह जल को अवशोषित करके कठोर पदार्थ बना लेता है, जिसे जिप्सम कहा जाता है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि यहाँ जिप्सम और इसका सूत्र क्या होता है, POP का। चलिए, और इसको POP इसलिए कहा जाता है, यह सफेद रंग का कठोर पदार्थ है प्यारे बच्चों, जो सर्वप्रथम पेरिस में खोजा गया था, फ्रांस की राजधानी में, इसलिए इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और Na2CO3 का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम जो है कार्बोनेट, इसे धावन सोडा कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में होता है Na2CO3, इसे केवल सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। ध्यान रखें, यह होती है सोडा एस, सोडा की राख होती है। और यदि हमें कहीं धावन सोडे का रासायनिक सूत्र है तो Na2CO3 10H2O, जिसका नाम होगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। न्यू कंसेप्ट क्लासेज आपके लिए नए नए प्रश्न इसी प्रकार लाते रहेंगे जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हों। उत्कृष्ट गैस हैं, निम्न में से उत्कृष्ट गैस कौन सी है? यानी एक्सप्लेन द नोबल गैस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम और CO2। चलिए इसके बारे में हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं न्यू कंसेप्ट क्लासेज के थ्रू। यहां पर ये जो ऑक्सीजन गैस है प्यारे बच्चों, ये वायुमंडल में 21% पाई जाती है। ऑक्सीजन गैस है वो किसी गैस दूसरे पदार्थ को जलाने में सहायक है। हाइड्रोजन गैस होती है प्यारे बच्चों, यह ज्वलनशील गैस है। ध्यान रखें, जब अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है, हाइड्रोजन गैस का परीक्षण हम किस प्रकार से करेंगे? तो 10th के कोर्स के हिसाब से हम कह सकते हैं कि जब हाइड्रोजन गैस को साबुन के विलयन में प्रवाहित करते हैं और इनके पास बुलबुले जो उठते हैं, इनके पास जब जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं तो ये मोमबत्ती पॉपिंग साउंड से जलती है, अर्थात फटफट की आवाज़ से जलती है। हम कह सकते हैं हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस स्वयं ज्वलनशील होती है। हीलियम गैस प्यारे बच्चों, यह जो देखिए ये सभी परमाणविक या अणु अवस्था में है, अणु अवस्था में गैस पाई जाती है, लेकिन हाइड्रोजन है वो एकल परमाणविक अवस्था में है। इसकी संयोजकता का मान 0 होता है। यह एकल बंध ही बनाती, यानी यह किसी भी प्रकार का कोई बंध नहीं बनाती, इसलिए इसे उत्कृष्ट गैस कहते हैं, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश पूर्णतया भरे हुए होते हैं। इसे निष्क्रिय गैस भी कहा जाता है। और जो हाइड्रोजन गैस है वो आवर्त सारणी में, ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, कितनी गैसें होती है? हीलियम होती है, नियोन होती है, आर्गन होती है, क्रिप्टोन होती है, जिनोन होती है और रेडोन होती है। ये टोटल 6 गैसें हैं। आर्गन गैस होती है जिन्हें उत्कृष्ट यानी जो अक्रिय गैस होती है जिन्हें उत्कृष्ट गैस कहते हैं। या ऑप्शन हीलियम का दिया है तो आंसर हमारा हीलियम हो जाएगा। चलिए आपने ये पढ़ लिया हीलियम किस प्रकार से है। नेक्स्ट हम चलते हैं, किस प्रकाशीय घटना के कारण पानी में रखी हुई छड़ मुड़ी दिखाई देती है? वाई अपरेंट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पेंसिल पार्शली इमर्ज्ड इन वाटर। तो यहां पर जो पहला ऑप्शन हमारे पास में है वो है परावर्तन, प्रकीर्णन, विक्षेपण और अपवर्तन। तो इस प्रश्न के हिसाब से हम देखते हैं तो रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, डिस्पर्जन और रिफ्रैक्शन। तो यहाँ जो प्रकाशीय घटना के कारण पानी में रखी हुई छड़ है वो मुड़ी हुई किस प्रकार से दिखाई देगी? तो यहाँ पर जब हमारे पास में मान लीजिए बीकर है, इसमें जल भरा हुआ है, ये छड़ है वो मुड़ी हुई दिखाई देती है। वो घटना है अपवर्तन के कारण। और क्यों दिखाई देती है प्यारे बच्चों? इसलिए दिखाई देती है, ध्यान रखना, जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है उस समय उसके वेग में जो परिवर्तन होता है, इसी कारण अपवर्तन की घटना होती है। ध्यान रखें, वेग में परिवर्तन होना जरूरी है, तभी अपवर्तन की घटना होगी। और यहाँ पर जो ये कोण होगा वो होगा कोण I और यहाँ पे कोण होगा R।
अपवर्तन में हमें यह ध्यान रखना है कोण आई प्लस कोण आर का मान योग है वो 90 डिग्री होगा। अर्थात कोण आई है वो जो है आपतित कोण व अपवर्तित कोण का योग है वो 90 डिग्री होगा। इन दोनों का कोण आई और कोण आर है वो बराबर कभी नहीं होगा। यदि ये बराबर होगा तो प्यारे बच्चों अपवर्तन की घटना नहीं होगी। ऐसा केवल परावर्तन में होता है कि कोण आई और कोण आर हैं वो बराबर 90 डिग्री होते हैं। तो ध्यान रखें इन कोणों का जो मान है वो बराबर होता है। दोनों का ही कोण आई व कोण आर का मान क्या होता है, बराबर होता है परावर्तन के दौरान। लेकिन अपवर्तन की घटना होती है दो अलग अलग माध्यम में प्रकाश के वेग में परिवर्तन हो जाने के कारण अपवर्तन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अब हमारे पास में जो प्रकीर्णन है इसका प्रश्न आ सकता है, आकाश का रंग नीला दिखाई क्यों देता है? प्रकाश के परावर्तन यानी प्रकीर्णन के कारण होता है। किस प्रकार से होता है? देखिए रंगों के परिवर्तन के कारण हमारा ये जो वायुमंडल है इसमें धूल के कण होते हैं। जब प्रकाश इस पे गिरता है प्यारे बच्चों तो नीले रंग का जो तरंगदैर्ध्य कम होता है, ये हल्का होता है तो ये अधिक फैलता है, जिसके कारण प्रकीर्णन चारों दिशाओं में हो जाता है। इस कारण जो है वो आकाश जो है वो नीला दिखाई देता है। अर्थात हम कहेंगे कि कोलाइडी कणों के द्वारा आपतित प्रकाश को चारों दिशाओं में फैलाना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है और इसे टिंडल प्रभाव भी कहते हैं। इस प्रभाव की खोज सर्वप्रथम टिंडल ने की थी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, स्वस्थ नेत्र के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? इन विच द पार्ट ऑफ नॉर्मल एट ह्यूमन आइज एरियल इमेज फ्रॉम? दृष्टिपटल पर, एट रेटिना पर, दृष्टिपटल के सामने, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, दृष्टिपटल के पीछे, बिहाइंड ऑफ द रेटिना, नन ऑफ एबोव, निश्चित नहीं। तो जब भी प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना पर ही बनेगा प्यारे बच्चों, यानी स्पष्ट प्रतिबिंब की बात हो रही है तो रेटिना पर। यहां पर जब हम नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, विद्युत शक्ति का एसआई में मात्रक है। तो यहां पर यह ध्यान देना है कि जूल किसका मात्रक है? जूल प्यारे बच्चों ऊर्जा का मात्रक है। वोट जो है विद्युत शक्ति का मात्रक है एसआई में। एम्पियर विद्युत धारा का है और वोल्ट है वो विभवांतर का और विद्युत विभव का मात्रक है। ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा। तो ध्यान रखें विद्युत शक्ति का यदि मात्रक पूछा जाता है तो विद्युत शक्ति का जो मात्रक है प्यारे बच्चों वो जूल प्रति सेकंड भी होता है, वोट भी होता है और किलोवोट भी होता है और हॉर्स पावर भी होता है। ये तमाम मात्रक विद्युत शक्ति के हैं। लेकिन यहाँ इसने कंडीशन डाल दी विद्युत शक्ति का एसआई में मात्रक है। अर्थात ये जो एसआई है इंटरनेशनल सिस्टम 1960 में अस्तित्व में आया था, वह मात्रक जो पूरे दुनिया में जाना जाता है वो मात्रक होगा वोट। एसआई में जब मात्रक की बात होगी तो वोट होगा। और यदि अन्य विद्युत शक्ति के मात्रक हैं तो वो जूल प्रति सेकंड भी होगा, वोट भी होगा, किलोवोट भी होगा, हॉर्स पावर भी होगा। और आप यह चलिए ध्यान रखें 1 किलोवाट में कितने वोट होते हैं प्यारे बच्चों? 1000 वोट होते हैं। जैसे हम कहते हैं 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, वैसे ही 1 किलोवाट में 1000 वोट होते हैं। प्रश्न इस प्रकार से भी रिपीट हो सकता है, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 1 हॉर्स पावर में 746 वोट होते हैं। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न क्या कहता है? 9वां प्रश्न कहता है कि यानी 9 प्रश्न हो गए। 10वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा नवीनीकरणीय संसाधन है? विच इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? सोलर एनर्जी, कोयला, पेट्रोल और नेचुरल गैस। देखिए प्यारे बच्चों रिन्यूअल जो एनर्जी है संसाधन, वे संसाधन होते हैं ऐसे संसाधन जिन्हें हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, ऐसे संसाधन जो कभी समाप्त नहीं हो सकते। तो बताइए कौन से संसाधन है यहाँ पर? सौर ऊर्जा यानी सूर्य की जो ऊर्जा है यथार्थ है, सूर्य पहले भी थे, आज भी हैं, भविष्य में भी रहेंगे, तो सौर ऊर्जा कभी समाप्त नहीं हो सकती। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये जीवाश्म ईंधन है। क्या है प्यारे बच्चों? ध्यान रखें ये जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। अर्थात इनका निर्माण जीवों के अवशेष से होता है। तो प्रश्न ये आ सकता है जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। चलिए जीवाश्म ईंधन किस प्रकार से बनते हैं?
जब कोई प्यारे बच्चों जीव मर जाता है तो इनका अवशेष, जीव मर जाने से उनके अवशेष किसी कारणवश पृथ्वी के नीचे दब जाते हैं। तो धीरे धीरे साल बीतते जाते हैं, इनके ऊपर रेत इकट्ठी होती जाती है, पत्थर भी इकट्ठे होते जाते हैं। इस प्रकार एक बड़ा जो है ढिगला इकट्ठा हो जाता है, यानी हम कहीं बहुत सारी बड़ी ऊंचाई ले लेता है रेत के ये पार्टिकल्स के। ये बेचारा नीचे दब गया, बताओ प्रेशर पड़ेगा ना तो उच्च दाब, उच्च दाब। फिर ये नीचे रहता है। तो हमें पता है जब हम किसी गहराई में, कुएं में या खड्डे में प्रवेश करते हैं तो हमें पसीना आता है, तो यहाँ गहराई में उच्च ताप होता है। और बताइए फिर क्या होगा, वायु क्या मिलेगी इसको? नहीं मिलेगी ना, तो वायु की अनुपस्थिति। तो ध्यान रखें जीवाश्म का जो निर्माण है वो उच्च ताप, उच्च दाब वायु की अनुपस्थिति में होता है। और जीवाश्म, जीवों के अवशेष जिनका निर्माण होता है ईंधन का, उन्हें जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। वो होते हैं कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस। न्यू कंसेप्ट क्लासेस इसी तरह जुड़े रहें, और जो प्रश्न आपका है पूरा का पूरा मॉडल पेपर है उनका पूरी तरह से आपके सामने डिस्क्रिप्शन कर दिया जाएगा। तो आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे न्यू जो आपके पास में व्यूज़ हैं, विचार हैं, वो आपके पास आते रहेंगे। जैसे ही अपडेट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से आएंगे बच्चों, आपको तुरंत मिलते रहेंगे। चलिए अब हम चलते हैं। तो बताइए, प्रश्न आ जाता है निम्न में से कौन अनवीनीकरण संसाधन है? तो पेट्रोल हो जाएगा, प्राकृतिक गैस हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। नवीनीकरण संसाधन में सौर ऊर्जा नहीं देकर यदि आपको वायु दे दिया जाए तो यह भी आंसर आपका करेक्ट माना जाएगा। अब प्रश्न आता है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? आहार श्रृंखला का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो चलिए हम चलते हैं प्यारे बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ए फूड चेन? यहाँ पर है ग्रास, व्हीट एंड मैंगो, ग्रास, गोट एंड ह्यूमन, ग्रास, काउ एंड एलिफेंट, ग्रास, फिश एंड गोट। अर्थात कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? चलिए आहार श्रृंखला का निर्माण होता कैसे है पहले ये समझते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पर एक प्लांट होगा, पौधा होगा, जिसे शाकाहारी प्राणी खाएगा, और शाकाहारी प्राणी को मांसाहारी प्राणी खाता है, और मांसाहारी प्राणी को एंड में जो सर्वाहारी, जो उच्च उपभोक्ता होते हैं, सर्वाहारी होते हैं, वो इन सभी को खाते हैं। तो एक चेन चलती है प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम कह सकते हैं कि पौधा होता है वो भोजन स्वयं बनाएगा, प्रकाश संश्लेषी होता है यानी स्वपोषी होता है जो भोजन का निर्माण करता है। आहार श्रृंखला पादप से प्रारंभ होती है, पादप को शाकाहारी खाते हैं और शाकाहारी को मांसाहारी खाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप सोचिए शाकाहारी कौन है? यानी स्वपोषी कौन है? घास। घास को कौन खाती है? बकरी, और बकरी को खा सकता है बकरी को, यानी हम कह सकते हैं कि बकरी के जो उत्पाद हैं, दूध हैं या इनके उत्पाद हैं, या जो मानव है वो वैसे ही सर्वाहारी होता है। यदि यहाँ कुत्ता या शेर आता तो भी ये श्रृंखला सही मानी जाती। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ब, यानी घास, गेहूं और आम, ये तीनों ही क्या हैं प्यारे बच्चों? यह पादप हैं, स्वपोषी हैं। बकरी, गाय और हाथी, यहाँ पर इनका कॉम्बिनेशन बैठता नहीं है। घास, मछली और बकरी, इनका भी कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है। तो आहार श्रृंखला इस प्रकार से हैं। तो आहार श्रृंखला ध्यान रखें किस प्रकार से होती है। सबसे पहले प्यारे बच्चों आहार श्रृंखला में सबसे पहले आते हैं उत्पादक। क्या आते हैं? उत्पादक आते हैं। फिर हम कहेंगे प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं, फिर द्वितीयक उपभोक्ता आते हैं, फिर तृतीयक उपभोक्ता आते हैं। उत्पादक क्या होते हैं? वे जीव जो भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। फिर हम बात करते हैं और इसमें शैवाल भी आते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता वे होते हैं जो उत्पादक को खाते हैं, वो शाकाहारी कहलाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता जो शाकाहारी को खाते हैं अर्थात मांसाहारी। तृतीयक उपभोक्ता होते हैं जो मांसाहारी को भी खा जाते हैं, तृतीयक उपभोक्ता। चलिए इसकी चेन बनाते हैं। जैसे मैं कहूँ कि प्यारे बच्चों हमारे पास में है, मान लीजिए घास। घास को खाता है खरगोश, खरगोश को खाता है कुत्ता, और कुत्ते को खाता है शेर। तो इस प्रकार से ये श्रृंखला चलती है। नेक्स्ट बात आती है लास्ट पर्सन की, ऑब्जेक्टिव पर्सन की। टिहरी बांध है, तो ध्यान रखें टिहरी बांध है प्यारे बच्चों, वो गंगा नदी पर बना हुआ है टिहरी बांध। और ये गंगा नदी पर टिहरी बांध उत्तराखंड में स्टेट में है।
और यदि ऑप्शन गंगा नदी नहीं देकर भागीरथी नदी दे दे तो भी आंसर सही माना जाएगा। टिहरी बांध गंगा नदी या भागीरथी नदी पर स्थित है। चलिए 12 प्रश्न आज के आप कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम जो रिक्त स्थान हैं उनको लेते हैं। कल हमारे वीडियो में रहेगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो रिक्त स्थान एक एक नंबर के प्रश्न हैं और जो अति लघुरात्मक वेरी शॉर्ट टाइप आंसर हैं उनका हम आपको मॉडल पेपर में दिए हुए हैं उनको हम सोल्व करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपके परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण कारगर साबित होंगे। 100% इनमें से अधिकांश प्रश्न है वो डिटो छपेंगे। इसी प्रकार आप न्यू कंसेप्ट क्लासेज की वीडियो को देखते रहें और सब्सक्राइब भी करते रहें, आगे भी शेयर करते रहें, जिन्हें अनेक बच्चों को इनका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।